नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफएटीएफ क्या होता है, इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अफगानिस्तान में रहने वाली महिलाओं के अधिकार किस तरीके से छीने जा रहे हैं तालिबान के द्वारा, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और तिहाड़ जेल में किस तरीके से महिलाओं की मदद की जा रही है, महिला कैदियों को कौशल सिखाया जा रहा है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द एफएटीएफ एंड पाकिस्तान पोजीशन ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये एफएटीएफ क्या होता है, इसका ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में डाला गया है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कौन कौन से कार्य कर रहा है। अगर हम एफएटीएफ की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में किया गया था ताकि जो हमारी वैश्विक वित्तीय प्रणालियां हैं और उसमें जो खामियां हैं उसको दूर किया जा सके, ताकि जो टेरर फंडिंग होता है और जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है इन गतिविधियों को रोका जा सके। आपको ध्यान में रखना है कि फिलहाल एफएटीएफ में 39 सदस्य हैं और एफएटीएफ में जो निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी निकाय है उसे हम एफएटीएफ प्लेनरी के नाम से जानते हैं। इसकी बैठक एक साल में 3 बार होती है जहां पर इस बात पर चर्चा किया जाता है कि आखिर किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। एफएटीएफ के द्वारा देशों को उनके वित्तीय प्रणालियों में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लेकर के सिफारिशें की जाती है ताकि वे अपने अपने देश में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें। यानी कि एफएटीएफ के द्वारा कुछ मानक और कुछ सिफारिशें यहाँ पर निर्धारित की जाती हैं और सभी देशों को इन मानकों को मानना पड़ता है। यह कोशिश करना पड़ता है कि जो सिफारिशें एफएटीएफ के द्वारा की गई हैं या फिर जो मानक एफएटीएफ के द्वारा तय किए गए हैं उसे ये देश लागू करें। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो देश एफएटीएफ के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं उन्हें एफएटीएफ के द्वारा एक कार्य योजना बताई जाती है और इन देशों को समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं पर कार्य करना पड़ता है। अगर हम एफएटीएफ के ग्रे और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रे और ब्लैक शब्द को आधिकारिक रूप से एफएटीएफ के शब्दकोश में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एफएटीएफ के द्वारा उन देशों की सूची बनाई जाती है जो उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के अपने देश में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जब एफएटीएफ की बैठक होती है तो एफएटीएफ के द्वारा उन देशों का लिस्ट बनाया जाता है जिन्हें ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल होते हैं जहां पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। हालांकि ये ऐसे देश होते हैं जो एफएटीएफ के साथ मिल करके अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं, इस लिस्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि फिलहाल पाकिस्तान समेत ग्रे लिस्ट में 23 देश शामिल हैं और अगर कोई भी देश ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश को जो इंटरनेशनल बैंक हैं जैसे आईएमएफ, एडीबी या फिर वर्ल्ड बैंक, वहां से कर्ज लेने में बहुत सारी शर्तों को मानना पड़ता है, तभी जाकर के ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उस देश को कर्ज देती हैं। वहां पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है
वो भी घट जाता है क्योंकि कंपनियों को ये लगता है कि उस देश में बिजनेस का जो माहौल है वो सही नहीं है। यानी कि अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उसे लोन लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर एफडीआई इनफ्लो घट जाता है और उसके बिजनेस में भी काफ़ी असर पड़ता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एफएटीएफ के द्वारा ब्लैक लिस्ट भी बनाया जाता है और इस लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और एफएटीएफ के द्वारा जो उन्हें सिफारिशें की जा रही हैं वे उन्हें भी अपने देश में लागू करने के इच्छुक नहीं हैं। यानी कि ये देश ऐसे देश हैं जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का समर्थन करते हैं। साथ ही ये ऐसे देश हैं जो इन आरोपों से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि 2019 में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सपोर्ट करने के लिए ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और जब कोई भी देश एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो यहां पर उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, लोन लेने में। तो यहां पर कोई भी ऐसा देश जो कि आगे बढ़ना चाहता हो, विकासशील हो, वो नहीं चाहता है कि उसका नाम ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में आए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 2008 में पहली बार एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला गया था और इसके तहत पाकिस्तान को अपने देश में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कार्रवाई करनी थी। पाकिस्तान ने यहां पर कुछ कार्रवाइयां भी की और 2009 में उसे इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर 2012 में पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। हालांकि 2015 में फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। 2018 में पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया और उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा अपने देश में कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि एफएटीएफ उसे अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दें। यहाँ पर एफएटीएफ के द्वारा जो योजनाएं पाकिस्तान को सिफारिश के रूप में बतलाई गई थीं, उनमें से ज़्यादातर योजनाओं को पूरा करने का दावा पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और अभी फिलहाल जो एफएटीएफ की बैठक हुई थी उसमें भी पाकिस्तान को कोई राहत नहीं दी गई है और यहाँ पर एफएटीएफ का ये कहना है कि जनवरी 2023 तक अगर पाकिस्तान इन सभी योजनाओं पर कार्य करता है तो हो सकता है कि एफएटीएफ उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि फिलहाल पाकिस्तान अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर एफएटीएफ क्यों बनाया गया था, वे कौन कौन से देश हैं जो एफएटीएफ के ग्रे और ब्लैक लिस्ट में हैं, पाकिस्तान की क्या स्थिति है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि आखिर ओआईसी कैसे बना और इसका जो रोल है वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कैसा है। आप सभी जानते हैं कि ओआईसी के द्वारा भारत के घरेलू मामलों में बहुत ही ज़्यादा टिप्पणियां की जा रही हैं और इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इस्लामिक सहयोग संगठन की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इस संगठन की स्थापना 1969 में की गई थी। आपको ध्यान में रखना है कि 21 अगस्त 1969 को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में आग लगा दी गई थी और इसी के कारण 24 मुस्लिम बहुल देशों के प्रतिनिधियों ने मोरक्को के रबात शहर में एक इस्लामिक सम्मेलन का आयोजन किया और इसी सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ये सारे मुस्लिम देश एक दूसरे की आर्थिक मदद करेंगे, उनके साथ सहयोग को बढ़ाएंगे। और इस प्रस्ताव के 6 महीने के बाद सऊदी अरब के जेद्दा में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी और 1972 में
संगठन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया गया था। आगे चल करके फिर इसे इस्लामिक सहयोग संगठन बना दिया गया। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो संगठन है वह एक चार्टर का पालन करता है। इस संगठन के अपने उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, उनका एक संचालन तंत्र है जिसके तहत ये काम करता है। इस चार्टर को पहली बार 1972 में अपनाया गया और जिस तरीके से दुनिया में परिस्थितियां बदल रही थी उसके अनुरूप इस चार्टर में कई बार संशोधन भी किया गया। वर्तमान में जो चार्टर है उसे मार्च 2008 में सेनेगल के डकार में अपनाया गया था, जिस पर यह संगठन कार्य करता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसका उद्देश्य इस्लामिक देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जो सांस्कृतिक जुड़ाव है उसको और मजबूत करना है। यहां पर इस बात पर भी चर्चा की गई कि आखिर ओआईसी कैसे कार्य करता है। आपको ध्यान में रखना है कि संगठन के द्वारा इस्लामिक शिखर सम्मेलन हर 2 साल में एक बार बुलाया जाता है, जहां पर यह विचार विमर्श होता है कि आखिर यह संगठन किन उद्देश्यों पर चलेगा। इसी सम्मेलन में नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। यह जो सम्मेलन है वह संगठन को जो विभिन्न मुद्दे हैं उनमें मार्गदर्शन प्रदान करता है और जो सदस्य राज्य हैं उनके बीच में जो चिंताएं हैं इन मुद्दों पर भी इसी सम्मेलन में विचार किया जाता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि विदेश मंत्रियों का जो परिषद है वह यहां पर मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है, यानी कि इस्लामिक शिखर सम्मेलन में जो फैसले यहां पर लिए जाते हैं उसको पूरा करने का काम, उसको किस तरीके से लागू किया जाए, वो काम जो है विदेश मंत्रियों की परिषद के द्वारा देखा जाता है और इसकी बैठक सालाना होती है जहां पर विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि विदेश मंत्रियों की परिषद के द्वारा ही संगठन के लिए एक महासचिव की नियुक्ति की जाती है और महासचिव का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। महासचिव इस समूह के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका काम होता है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उसे सुचारू रूप से लागू किया जाए। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो विदेश मंत्रियों की परिषद है वहां पर जो निर्णय है वह आम सहमति से लिए जाते हैं और अगर आम सहमति नहीं है तो यहां पर जो निर्णय है वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि परिषद की बैठक तभी होती है जब कोरम जो है वो फुलफिल होता है और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक तब तक आयोजित नहीं की जाती जब तक सभी सदस्यों में से 2/3 सदस्य बैठक में मौजूद ना हो, यानी कि यहां पर जो कोरम है वह 2/3 है पूरे सदस्यों का। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई गई है कि आखिर भारत के जो संबंध हैं वह ओआईसी के साथ कैसे रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जो संबंध है वह ओआईसी के साथ आसान नहीं रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो रिश्ता है यूएई के साथ या फिर सऊदी अरबिया के साथ वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण ओआईसी के साथ भारत का जो रिश्ता है वो हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत का जो जुड़ाव है वह ओआईसी के साथ ज्यादा हो। आपको ध्यान में रखना है कि 1969 में जब पहली बार ओआईसी की बैठक बुलाई गई थी उस समय भारत का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर भाग लेने के लिए गया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण अंतिम समय में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को वहां से वापस कर दिया गया और लगभग 50 सालों के बाद पहली बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आबू धाबी में विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी जिसे हम बोलते हैं ओआईसी प्लेनरी, वहां पर जो है उन्होंने अपना संबोधन दिया था। 2018 में भी बांग्लादेश ने भारत में रह रहे बड़ी मुस्लिम आबादी को देखते हुए भारत को ओआईसी का
पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया था, जिसका समर्थन तुर्की ने भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण भारत को ओआईसी के पर्यवेक्षक का दर्जा नहीं दिया गया। पाकिस्तान के कारण ही ओआईसी मजबूर होकर के जम्मू कश्मीर और भारत के जो अंदरूनी मामले हैं उन पर अपने बयान देता है, जिसकी आलोचना बार बार भारत के द्वारा की गई है। यहाँ पर ओआईसी के बारे में भी कुछ लिखा गया है। सबसे अंतिम भाग में यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ओआईसी है वह पूरी तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। बहुत सारे मुस्लिम देशों में वहाँ के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किए जाते हैं उसके बारे में ओआईसी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाता। और यहाँ पर लेखक का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ओआईसी की कोई बहुत ही ज़्यादा भूमिका नहीं है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अफगान वुमेन राइट आर एट रिस्क, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 महिलाओं से संबंधित मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि 17 मई को CNN के कार्यक्रम में अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी ने जो है एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उनके द्वारा ये कहा गया कि इस साल मार्च से जिस तरीके से माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के जाने पर पाबंदी लगाई गई है उसको लेकर के एक बहुत ही अच्छी खबर पूरी दुनिया को मिलने वाली है। यानी कि उनका ये कहना था कि तालिबान के द्वारा फिर से लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी दी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर लेखक के द्वारा इस बात का खंडन किया गया है और कहा गया है कि अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली है उसके बाद से ही उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की महिलाओं और लड़कियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का काम कर रही हैं, और इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको जो है इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि तालिबान बदल गया है और वह लड़कियों को, औरतों को पढ़ने का इजाज़त देगा। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है लेखक के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है कि अफगानिस्तान की जो श्रम शक्ति में महिला भागीदारी है वह 2009 में 15% थी, जो 2019 में बढ़कर के 22% हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तब से इसमें भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि 2021 की तीसरी तिमाही में पुरुषों के 6% की तुलना में अफगान महिलाओं के रोजगार के स्तर में अनुमानित 16% की गिरावट आई है। यानी कि पहले जो स्थिति थी वह स्थिति अब बदल रही है। यानी कि तालिबान के आने के बाद जो कामकाजी महिलाओं की संख्या है वह लगातार अफगानिस्तान में गिर रहा है, घट रहा है। यहाँ पर विश्व बैंक के एक डेटा का भी जिक्र किया गया है। अगर हम विश्व बैंक के डेटा को देखें तो यहाँ पर यह बताया गया था कि 2019 में अफगानिस्तान में जितने भी शिक्षक थे उनमें से 36% शिक्षक जो थे वो महिलाएं थीं, जो कि 20 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है। लेकिन जिस तरीके से मार्च 2022 में तालिबान के द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद से स्कूलों के द्वारा अधिकांश महिला शिक्षकों को काम से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो डेटा है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, और इसके अनुसार 2021 के अंत तक काबुल में 700 महिला पत्रकार काम कर रही थीं। लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत मुश्किल से 100 से भी कम महिलाएं ऐसी हैं जो रिपोर्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। यानी कि ये सारे डेटा एक चीज को बता रहे हैं कि तालिबान के आने के बाद से अफगानिस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है वह बद से बदतर होता जा रहा है। हर क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की संख्या घट रही है, चाहे शिक्षा में देखा जाए, चाहे पत्रकारिता में देखा जाए, चाहे अन्य भागों में देखा जाए,
तो महिलाओं की जो संख्या है उसमें लगातार कमी आ रही है। और इसीलिए यहां पर लेखक के द्वारा यह कहना है, जिस तरीके से तालिबान के द्वारा शुरुआत में यह कहा गया था कि वह जो है महिलाओं को आज़ादी देगा, पढ़ने की आज़ादी देगा, काम करने की आज़ादी देगा, लेकिन उसके द्वारा जो एक के बाद एक निर्णय लिए गए हैं वे दूसरी ओर इशारा करते हैं। उनका जो मेन एजेंडा है कि महिलाओं को घर में रखना, उन्हें काम नहीं करने देना, वे उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यहां पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से तालिबान ने आने के बाद ड्रेस कोड बदला है लड़कियों का, उससे साफ पता चलता है कि उनकी जो मानसिकता है वो अभी भी नहीं बदली है। तो यहां पर एक के बाद एक जो फैसले लिए गए हैं तालिबान के द्वारा वहां की महिलाओं को लेकर के, उसका यहां पर जिक्र किया गया है। जिस तरीके से वहां पर यह कहा गया कि स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए, लड़कियों की कक्षाएं सिर्फ महिला टीचर के द्वारा ही ली जा सकती हैं। ये सभी इस ओर इशारा करती हैं कि उनके द्वारा ऐसे नियम और कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि लड़कियों का वहां पर पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। उसी तरीके से कामकाजी महिलाओं के लिए भी वहां पर ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि वैसे काम जो पुरुष नहीं कर सकते हैं वही काम ही महिलाओं को करने चाहिए। जिनके घर में पुरुष काम कर रहे हैं तो उन महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो ये साफ साफ दर्शाती हैं कि तालिबान का जो असली चेहरा है, जो असली सोच है वो बदला नहीं है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि वो फिर से लड़कियों को पढ़ने की आजादी देंगे। यहां पर लेखक का यह कहना है कि ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वह तालिबान के साथ बातचीत करे, उनके सपोर्ट में आए, उन्हें ऐड दे, उनकी सहायता करे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और महत्वपूर्ण न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 2 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है स्टार्टिंग अफ्रेश, हाउ वुमेन एट तिहाड़ जेल आर अप स्किलिंग ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। यहां पर तिहाड़ जेल की चर्चा की गई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि तिहाड़ का जो जेल नंबर 6 है, जहां पर 400 से भी अधिक महिला कैदी रहती हैं, वहां पर इन महिला कैदियों को सिलाई, कढ़ाई, इसके साथ साथ रसोई के काम सिखाए जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर के काम सिखाए जा रहे हैं, जिससे कि इन महिलाओं में जो निराशा थी उसे दूर किया जा रहा है। अपने भविष्य को लेकर के इन महिलाओं के मन में जो आशंकाएं थीं उसको दूर करने में यहां पर मदद मिली है। वे जो कौशल सीख रही हैं वे उसका उपयोग करके पैसे कमा सकती हैं, उन्हें नई पहचान मिल सकती है। यानी कि जेल से बाहर निकलने के बाद उनके मन में अपने भविष्य को लेकर के जो आशंकाएं थीं उसे यहां पर दूर करने में मदद मिल रहा है। जो कौशल जेल के अंदर उन्हें सिखाया जा रहा है उसका उपयोग वह बाहर कर सकती हैं, अपने काम को शुरू कर सकती हैं, जो उनकी पहचान है वह इससे बदल सकती है। तो एक बहुत ही बड़ा काम यहां पर तिहाड़ जेल के अंदर किया जा रहा है। जेल के कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जेल के कर्मचारी भी इन सभी कैदियों के साथ अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। वे उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि वैसे महिलाएं जो किसी न किसी मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं उन्हें जो है ठीक किया जा सके। जिन भी महिला कैदियों को परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें परामर्श दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके जेल में हैं और देखा जाता है कि वे हमेशा मानसिक अवसाद का शिकार हो जाती हैं। इसको देखते हुए ये जो कक्षाएं वहां पर चलाई जा रही हैं वे उन महिलाओं की मदद कर रही हैं। वे इन कामों में बिजी रहते हैं, नई चीजों को सीखते हैं, जिससे उनकी पूरी दुनिया बदल रही है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, और एक तरीके से जिस जेल रिफॉर्म की हम बात करते हैं उससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अगर हम अपने जेलों में वहां के कैदियों को कोई स्किल सिखाते हैं तो हम सही मायने में उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जेल से निकलने के बाद वे अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, ना कि फिर से उसी गंदगी में वापस लौट सकते हैं जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ओआईसी की स्थापना क्यों की गई? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका रही है? इस पर हमें चर्चा करना है। तो पूरे न्यूज को हमने यहां पर पढ़ा है, आपको यह समझाना है कि आखिर ओआईसी की स्थापना क्यों की गई और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी क्या भूमिका है, भारत के साथ इसके कैसे संबंध हैं। इन सभी बातों पर आप यहां पर चर्चा कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एफएटीएफ क्या है? पाकिस्तान खुद को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से कैसे हटाना चाहता है? तो यहां पर आप इस पूरी बात को समझा सकते हैं। एक एक मुद्दे पर हमने चर्चा किया है, आसानी से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।